नेताजी से कभी मैंने कुछ मांगा नहीं। उन्होंने स्वयं ही जो दिया मुझे, उन्होंने स्वयं ही दिया। और सरकार के खिलाफ का उपचुनाव वो जीते, तो संघर्ष की ताकत पर वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। नेताजी का जो साफ एजेंडा था कि राष्ट्रीय मुद्दे पर वो कोई राजनीति नहीं करते थे। जी, मुलायम सिंह यादव के विषय में कुछ बताएंगे और पूछना भी चाहते हैं कि नेताजी की क्या थे समाजवाद के लिए, और समाजवाद क्या है? ये एक पार्टी है कि समाजवाद एक सभी समाज को जोड़ने वाली एक मुहिम है? और नेताजी से ही हम पूछना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दीपावली के दिन आपने हमें मौका दिया। नेताजी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि नेताजी जब भी कभी मीटिंग लखनऊ में करते थे तो उनकी निगाहें राममूर्ति वर्मा जी को ढूंढती थी और पूछती थी कि राममूर्ति जी आए हैं कि नहीं आए हैं। तो क्या ताल्लुकात था आपका नेताजी से? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, नेताजी से मैं स्टूडेंट लाइफ में ग्रेजुएशन के फाइनल में मैं परीक्षा से निकाल दिया गया था। उसी सिलसिले में मिलने गया था। नेता विरोधी दल विधान परिषद थे 84-85 में। और फिर नेताजी से मिलने के बाद हम लोगों का इतना विश्वास बढ़ा नेताजी में कि आगे चलकर नेताजी के एक शिष्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में उनके हर आदेश का पालन करते रहे। और नेताजी से कभी मैंने कुछ मांगा नहीं। उन्होंने स्वयं ही जो दिया मुझे, उन्होंने स्वयं ही दिया और बुला कर दिया। और एक अभिभावक की तरीके से नेताजी मेरा ख्याल रखते थे, मैं अपने लोगों का ख्याल रखता था। और नेताजी के विचार बहुत अच्छे थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, इसलिए हम लोग उनसे प्रभावित रहते थे और नेताजी के हर निर्णय के साथ रहते थे। ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया गया और लोहिया जी और नेताजी, धरतीपुत्र नेताजी, तो फिर किस तरह इनकी मुहिम चली? क्योंकि इनके पास प्रचार करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक साधन तक नहीं था। मैंने सुना है कि साइकिल तक इन्होंने उधार मांगा और लोगों से 1-1 रुपया चंदा के रूप में एक साइकिल खरीदी और वही साइकिल ही इनकी पहचान बनी। देखिए, मेरी मुलाकात नेताजी से 85 से है। नेताजी उस समय विधान परिषद में नेता विरोधी दल थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया। नेताजी उस समय लोक दल बा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और सबसे अहम जो बात रही नेताजी के राजनीतिक जीवन के टर्निंग पॉइंट की, 88 में टांडा में उपचुनाव हुआ। नेताजी ने घर घर जाकर वोट मांगा और सरकार के खिलाफ का उपचुनाव वो जीते। वहीं से नेताजी का पूरे प्रदेश में बड़े शक्तिशाली, प्रभावशाली लीडर के रूप में लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 89 में जब जनता दल बना तो उसमें तमाम और दल मिला के जनता दल बना था। नेताजी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जितना काम किया, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे अंग्रेजी को हटाने का मामला हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन में अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी जोड़ने का मामला हो, जो लोग क्वालिफाई करते थे हमारे स्टूडेंट, पहले जो है कमीशन में 0 नंबर तक दे दिए जाते थे। उन्होंने एक नॉर्म बनाया कि क्वालिफाई करने वाले को 40% से कम नंबर नहीं दिया जा सकता है। रिजर्वेशन लागू किया।
बड़े ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिया, जिसका नतीजा हुआ कि बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्गों को, चाहे नौकरियों में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिला। और सभी को उन्होंने ये सिखाया कि कोई भी व्यक्ति जमींदार के घर, राजा के घर पैदा होकर ही विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर उसके अंदर लोगों को जोड़ने की क्षमता है, गरीबों का सम्मान करने की उसके अंदर क्षमता है, और कुशल संगठन करता अगर वो है, तो संघर्ष की ताकत पर वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। उसी कड़ी में आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं। हम लोग परिवार के लोग कभी ये सोचते भी नहीं थे कि हमारे भी परिवार में कोई राजनीति में इतनी ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन नेताजी तो उन्होंने हम लोग बुलाया कि लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब हम विधायक थे तो हमने कुछ ऊसर बंजर ज़मीनें खरीदी थी, और जब सरकार परेशान करना चाहती है तो उसका मूल्यांकन जब हमने खरीदा था 70 के दशक में, उस समय का नहीं करती है, इस समय का करती है। तो तमाम आप बीती चीज़ें उन्होंने बताई, और नेताजी से मिलने के बाद इतनी शक्ति महसूस होती थी, आत्मबल इतना बढ़ जाता था कि कोई भी कार्यकर्ता जो नेताजी में विश्वास करता था वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता था। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। मैंने देखा अंतिम संस्कार में उनके जिस तरह अंतिम शोभा यात्रा उनकी निकाली गई, पूरा देश उमड़ आया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि नेताजी एक कुशल नेता ही, पक्के नेता थे वो, और उनके विषय में पूरा देश जानता है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, नेताजी का जो साफ एजेंडा था कि राष्ट्रीय मुद्दे पर वो कोई राजनीति नहीं करते थे, कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। जब भी राष्ट्रीय हित का मामला आया तो सेंटर में किसी की भी सरकार रही हो, अगर नेताजी के सहयोग से देश की सुरक्षा के मामले में और मजबूती मिल सकती है तो उन सरकारों का नेताजी ने समर्थन किया। नेताजी हमेशा पूरे अपने जीवन में संविधान और कानून को सबसे ऊपर उन्होंने रखा, और उनके रहते हुए कहीं भी संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ करने को किसी को इजाज़त नहीं थी। इसलिए पूरा देश आज़ादी के पहले बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के रूप में जानता था, आज़ादी के बाद हमारे श्रद्धेय नेताजी को नेताजी के रूप में जाना जाता है, और सभी दल के लोग सम्मान करते थे। इसलिए भी करते थे कि इनकी एक सोच थी, जैसे इन्होंने विदेशी मूल के प्रधानमंत्री होने का विरोध किया, और नेताजी ने 2002 में ही कहा था कि ये भाजपा के लोग अगर सत्ता में आ गए तो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए सब सतर्क रहो, संगठित रहो। की ही प्रेरणा से हम लोग इस मुकाम को हासिल किए। कितनी भी कठिनाइयाँ आती रही हों, लेकिन उन्होंने एक चीज़ दिया था, उनका खुद का ये था कि मैं पहलवान हूँ। नेताजी पहलवान तो थे ही, कुशल पहलवान थे और कुशल अध्यापक भी थे, और कुशल समाजवादी सोच के कार्यकर्ता थे। सबसे कम उम्र में विधायक होने का उनके पास रिकॉर्ड था। अब तो मान लिया हो गए लोग, नहीं 27 वर्ष की उम्र में उस समय विधायक हुए थे, बरगद चुनाव चिन्ह से, सोशलिस्ट पार्टी से। क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा एक बार मीटिंग में आए नहीं थे, तो ये खुद जाके उनके घर पे कहें कि बेनी प्रसाद जी आप चलेंगे कि मैं पहलवानी दिखाऊं, इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। देखिए, बेनी प्रसाद बाबूजी का और आदरणीय
श्रद्धेय नेताजी का संबंध बहुत ही फ्रेंडली था और नेताजी बहुत ही विश्वास करते थे और दोनों लोगों ने मिलकर काफ़ी काम किया, जिससे सभी वर्गों को जोड़ने का भी अवसर मिला। इस संबंध को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग पुराने लोग थे, अब उनके संबंध किस स्तर के थे ये तो हम नहीं बता सकते। जैसे धरती पुत्र उन्हें कहा गया कि किसानों के हित में हर कार्य वो करते थे, बहुत बड़े बड़े कदम उठाते थे किसानों के लिए, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहा गया। इस तरह देखिए, पूरे प्रदेश में जो ऊसर बंजर भूमि थी, नेताजी के समय से ही पूरे प्रदेश में आज की तारीख में कहीं ऊसर बंजर नहीं दिखाई पड़ता है। ये हमारे श्रद्धेय नेताजी की देन है। उन्होंने ऊसर बंजर को सुधार का कार्यक्रम चलाया, मेड़बंदी का कार्यक्रम चलाया और किसानों को बीज पर, गन्ने पर तमाम तरीके से सहूलियतें प्रदान किया, जिससे किसान भी मजबूत हुआ। नेताजी की कुछ ऐसी यादें हों कि जिसके साथ जैसे आप लोगों ने बैठा, कभी हंसी ठठाके लगाते हुए, मजाक करते हुए, कुछ उनकी इस तरह की यादें आपके साथ अगर? नेताजी ने एक बार जो है हम लोगों को बुला के, करीब 50-60 लोगों को, उनके खिलाफ एक मामला जो है सरकार कभी कभार उठाती थी, आज से ऐसा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए सब सतर्क रहो, संगठित रहो। अब आज वही स्थिति सबके सामने है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज तक के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने के बाद भी सत्ता के बाहर हैं। जी, ये तो मैंने देखा ही है, लेकिन ईवीएम पे भी बहुत सवाल उठते रहे, तो ईवीएम को तो अभी तक बंद नहीं किया गया। हर राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन ईवीएम तो बंद नहीं हो। देखिए, इस देश को जो वर्तमान हुकूमत है वो जात के आधार पर चलाना चाहती है, जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को तोड़ के रखना चाहते हैं। तो उसमें जहाँ पर भी उस मानसिकता के अधिकारी रहे, वहाँ पर निश्चित रूप से हमें सरकार से रोकने भर के लिए छेड़छाड़ हुई इसमें। हमारी बातचीत रही राममूर्ति वर्मा जी से, इन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए सारी चीज़ें बताई।